आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो अवश्य सुना होगा। जी हाँ, हम उसी हत्याकांड की बात कर रहे हैं जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के विरोध में जुटे लोगों को जलियांवाला बाग सभा स्थल में घेर कर अंधाधुंध गोलीबारी कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस गोलीबारी में 400 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। जलियांवाला बाग में गोली का आदेश एक अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर तो विदेशी थे और हमारे देश में शासन करने आए थे, बावजूद उसे एक निर्दयी प्रशासक के रूप में जाना जाता है। मगर स्वतंत्र भारत में अपने ही प्रांत के अपने ही प्रशासक द्वारा जब गोली चलाने और आगजनी का आदेश जारी कर दिया जाए तो आप और हम अपना दर्द किसे बताएं और न्याय के लिए आखिर कहां जाएं? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में हुए 1978 की गोलीकांड की। इस गोलीकांड में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 10 मजदूरों की मौत हुई थी, मगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कई दर्जन लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने 2000 से अधिक झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया था। हजारों परिवार अपने जान बचाने के लिए आसपास के जंगलों में छुप गए थे। बच्चों को जिंदा आग में फेंका जा रहा था। महिलाओं से बलात्कार हुए। हथियार बंद लॉरियां लगातार घूम रही थी। सहमे मजदूर अपनी बात कहने की साहस नहीं जुटा पा रहे थे। 10,000 से अधिक छत्तीसगढ़िया बेघर हो चुके थे और बैलाडीला के रक्त रंजित पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ में एक नए जनयुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम बात कर रहे थे 1978 में घटी छत्तीसगढ़ या कहे तो संयुक्त मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों शामिल थे, और संयुक्त मध्य प्रदेश की प्रथम गोलीकांड जिसमें दर्जनों के तादाद में मजदूर मारे गए थे, लाखों के तादाद में मजदूर प्रभावित हुए थे, पलायन किए थे। और उस गोलीकांड को हम जानते हैं बैलाडीला गोलीकांड के नाम से। उस सिरे को दर बदर हम जो है लगातार उसको खोजते आ रहे हैं। आज हमारे साथ अंकल जी बैठे, शर्मा अंकल, जो श्री राम शर्मा जी। तो ये जो है उस गोलीकांड के समय बैलाडीला में मौजूद थे और उस घटना को जिए हैं। उन्होंने देखा है कि मजदूरों का पलायन कैसे हुआ है। एक व्यवसायी है, व्यवसायी के तौर पे बचेली में निवास करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस घटना को बहुत बेहतर ढंग से समझे, परखे, जाने, और जितना वो जाने होंगे उस विषय में हम उनसे चर्चा करेंगे। अंकल जी नमस्कार। ये बताइए कि 1978 के गोलीकांड के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? बेटा, उस टाइम पे बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, काम लोग अच्छा से काम कर रहे थे। अचानक एक रोज़ सुनने में आया कि NMDC ने मशीनीकरण करने की योजना बना ली है करके, और ठेकेदार उसके खिलाफ हैं करके। और फिर कुछ दिन बाद ही सुनने में आया कि भाई लेबर आक्रोशित हो गई है और पुलिस वालों पे हमला कर दिया करके, 1-2 पुलिस वालों पे। और उसके बाद में फिर पुलिस वाले भी गोलीकांड पे। विवाद क्यों हुआ था? विवाद NMDC मशीनीकरण करना चाह रही थी और उस टाइम पे लेबर लोग सब हाथ से काम करना था। कितने मजदूर थे होंगे इन क्षेत्रों में? लाखों की तादाद में रहा होगा। जिधर देखो उधर मजदूर थे। कई कंपनियां मजदूरों का ढेर मतलब लाखों मजदूर थे। आज अगर किरंदुल या बचेली की बात की है, 25,000 लोग हैं, चौथा हिस्सा भी नहीं है अब तो। 1 लाख से ज्यादा मजदूर कहाँ से आए हुए थे? वो सब बाहर से लेबर लेके आ रहे थे। कोई उड़ीसा से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई नहीं, खाली छत्तीसगढ़ से नहीं, दूर दूर से लोग लेके आए थे। तो क्या चलता था? मजदूर क्या काम करते थे? ट्रक 100 150 गाड़ियाँ एक ठेकेदार के पास थी, वो भर के आती थी वहाँ से ऊपर से। पहले सब हाथ से ही काम होता था, मशीनीकरण तो था नहीं। लोहा पत्थर को खोदाई करके वो हाथ से ही निकालते थे। अब जैसे जिस मशीन से होता है, उस टाइम पे मैनुअल होता था काम।
तो आप जब गोलीकांड की घटना हुई थी, आप बचेली में थे, बचेली दुकान में थे, तो आपने क्या देखा और क्या पाया, कैसे आपको पता चला कि ये घटना गोलीकांड हो गई है? वो तो धारा 144 लगा दिए थे। अच्छा, पहले लग चुका था, तो कोई को जान नहीं देते थे। लेकिन जिस हिसाब से खबर आई कि लाख मतलब हजारों की तादाद में मजदूरों को मार दिया गया है करके, और ट्रकों में भर भर के रात जला दिया, फेंक दिया गया है करके दूर दूर, तो जो सुनने में आया बहुत भयानक हालत थी और किसी को जाने नहीं दिया। शायद उस टाइम तो पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जैसे हमको खबर लगी। तो आम आदमी का तो बात ही छोड़ दीजिए आप, बस उड़ती उड़ती जो खबर मिलती थी वही हम। राजीव रंजन जी का उल्लेख करना है मेरे को। हाँ, वो राजीव रंजन जी का मैंने पढ़ा था, बिल्कुल सटीक है वो जरूर पढ़िए आप, तो उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए अंकल जी, आप तो दुकान में मौजूद थे? जी मौजूद। दुकान में ऐसा कुछ घटना आपको याद आता हो कि आपने देखा कि कुछ मजदूर आ रहे हैं, ऐसा कुछ घटना आपको याद आ रहा है? नहीं, ये तो किरंदुल में घटना हुई थी। किरंदुल से मजदूर पलायन करके बचेली भाग, जिसको जिस साधन से पैदल इतना डर गए थे पुलिस वालों से कि लोग मतलब पलायन कर दिए। रात किधर भी भाग रहे हैं जंगल से, कैसे भी मतलब भागते हुए लोगों को आपने देखा था? जी देखा है। क्या देखा उनसे, कभी पूछे? वो बहुत बुरा हाल था, कोई रुकने को तैयार नहीं था। फिर तो ऐसा स्थिति बन गया कि एकदम भय हो गया। वर्तमान छत्तीसगढ़ में किरंदुल में एनएमडीसी साल 1963 के जून के महीने में लॉ एस्क निकालने का काम कर रहा था। शुरुआती दिनों में यहाँ से लोहे की डिमांड कम थी, लेकिन धीरे धीरे लोहे की डिमांड बढ़ने लगी। ऐसे में एनएमडीसी प्रबंधन ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार से साल 1978 में लोहे के उत्पादन बढ़ाने की अनुमति ली और साथ ही तय किया कि अधिक मात्रा में लोहा निकालने के लिए अब मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। एनएमडीसी के इस फैसले से वहां काम करने वाले 10,000 से अधिक मजदूरों के जीवन में रोजगार का संकट आने वाला था। अधिकांश मजदूर छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों से थे, जैसे दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव। साथ ही साथ कुछ ओडिशा के गंजाम और कालाहांडी जिले से भी थे। ये मजदूर किरंदुल की पहाड़ियों से बोरा कंपनी, अशोक माइनिंग कंपनी और भानोट कंपनी के लिए लोहा निकालने का मैनुअल तरीके से काम करते थे और यही कंपनियां एनएमडीसी के लिए काम करती थी। बताया जाता है कि एनएमडीसी इन मजदूरों को 1 टन कोयला निकालने के लिए सिर्फ 2 पैसे का भुगतान करती थी। वही दैनिक मजदूरी 2 से 3 रुपए हुआ करती थी। देश में लोहे की मांग बढ़ने के कारण अब उत्पादन अधिक करना था। ऐसे में मशीनों की मदद से खुदाई कर एनएमडीसी तेज गति से लोहे का उत्खनन कर रहा था। लिहाजा एनएमडीसी ने रणनीति के तहत माइंस से मजदूरों की छटनी की घोषणा कर दी। इस ऐलान के बाद वहां मजदूर एनएमडीसी के फैसले से चिंतित थे। वहीं उनमें आक्रोश भी इस फैसले के बाद बढ़ता जा रहा था। मजदूर और मजदूर संगठनों ने प्रबंधन से इस फैसले के खिलाफ जाने का मन बना लिया और प्रतिदिन इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन का यह सिलसिला काफी दिन तक चला। मजदूर और संगठन के लोग रोज दोपहर के खाने की छुट्टी के दौरान एनएमडीसी कार्यालय पहुंचते और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर वहां से लौट जाते। इधर रोज के प्रदर्शन से परेशान एनएमडीसी ने 5 अप्रैल 1978 को इस मामले से निजात पाने के लिए वो कदम उठाया जिसकी कल्पना आजाद भारत के लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे थे 1978 की गोलीकांड। उस गोलीकांड की बात कर रहा था जो संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब संयुक्त हुआ करता था और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे प्रथम गोलीकांड के रूप में इसे जाना जाता है और जिसमें दर्जनों मजदूरों की मौत हुई थी, कुछ जवान भी शहीद हुए थे। उस समय तत्कालिक जो मजदूर नेता थे उनके सुपुत्र आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर 1978 की जो गोलीकांड हुई थी उस गोलीकांड की सच्चाई क्या है, उन्होंने जो इस गोलीकांड को जिया है किस रूप से देखते हैं। संधू जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं बस्तर में 1978 के बारे में बताइए, गोलीकांड क्या था और गोलीकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ? 1978 5 अप्रैल का जो गोलीकांड हुआ था वो मज़दूरों की बेसिकली छटनी के कारण जो मज़दूर आंदोलन चल रहा था उसको दबाने के लिए ये गोलीकांड हुआ था। और उसका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि एनएमडीसी की सबसे पहली परियोजना कोई है तो वो बेलाडीला किरंदुल प्रोजेक्ट है, जिसको मदर प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हैं एनएमडीसी का। और उसके बाद ही बाकी परियोजनाएँ आई हैं। और डिमांड जब बढ़ी तो
जो 11B खदान है और 13 नंबर की खदान, जिसको लेकर बीच में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। मैं थोड़ा शुरुआत से समझना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 3 कंपनी थी उसके बारे में स्टार्टिंग से बोले। मैं वही बताना चाह रहा था कि NMDC मैकेनाइज माइनिंग करती थी, और क्योंकि कोई प्लांट वगैरह नहीं था, इसलिए 11B खदान में और 13 नंबर खदान में मैनुअल माइनिंग किया गया और ट्रकों के माध्यम से ओर को नीचे लाके उसको बेचा गया। तो चूँकि डिमांड बढ़ी हुई थी, तो 13 नंबर खदान और 11B खदान, इन 2 खदानों में करीब 5 से 10 हज़ार मजदूर काम करते थे। और उन वो मज़दूर 3 कंपनियों के माध्यम से यहाँ पे काम करते थे। वोरा कंपनी, बनोट कंपनी और जैन कंपनी। ये जो 3 बड़ी कंपनियाँ थीं, ये कंपनियों के अपने मज़दूरों को उन्होंने NMDC क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था, बट उनके जो ठेकेदार थे वो ये कंपनियाँ थीं, उनके माध्यम से ये लोग यहाँ पर मैनुअल माइनिंग का काम कर रहे थे। और 77 तक वो काम करते आ रहे थे। 77 में मैकेनाइज माइनिंग जो बचेली, जो 5 नंबर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे माइनिंग जब एक्टिविटी शुरू हुई और वहाँ से जब प्रोडक्शन शुरू हुआ 5 नंबर से, तो इन मज़दूरों की छटनी का फैसला जनता पार्टी की सकलेचा की सरकार थी उस समय छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, और पूरे देश में उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके बीजू पटनायक जो थे उसमें स्टील मिनिस्टर थे। तो उस समय ये निर्णय लिया गया कि इन मज़दूरों की छटनी किया जाए, 5,000 से जो ज़्यादा मज़दूर थे। क्योंकि मशीनीकरण के नाम से इन मज़दूरों की छटनी हो रही थी, जिसका विरोध जो श्रम संघ उस समय थी, SKMS यहाँ पे संघ खदान मजदूर संघ, AITUC से जो एफिलेटेड है, जिसके नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह थे, इनके नेतृत्व में ये संघर्ष हुआ। एक शांतिपूर्वक आंदोलन महीनों से चला और हर रोज़ मज़दूर अपनी मांगों को लेकर जुलूस करते थे जी, और चेक पोस्ट में आके उसके बाद फिर वापस चले जाते थे और कंटिन्यू धरना में अपना बैठते थे, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द था इनको यहाँ से इन आंदोलनों से निपटना। उस समय किसी भी प्रकार का कोई NMDC की खदान को बंद नहीं किया गया था, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन को रोका नहीं गया था। फिर भी आंदोलन से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी सरकार, और आंदोलन को ख़त्म करने के लिए मज़दूरों के पीछे पड़ी हुई थी। तो लगातार 1 अप्रैल 1978 से ही आंदोलन तो 1 महीने से चल रहा था, मगर 1 तारीख को पहली बार मज़दूरों के ऊपर हमला किया गया। जब मज़दूर वहाँ पर चेक पोस्ट में गए तो उन पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस किया गया और 15 मज़दूरों को जेल भी लेके चले गए। 2 तारीख को जो मज़दूर सोए हुए थे धरना स्थल पर, 2 बजे रात को जाके कील लगे हुए डंडों से उनके सिरों में मारा गया और खून हो गए मज़दूर। और इस तरह से मज़दूरों को, मतलब आंदोलन को किसी भी तरीके से कुचलने की साजिश कर रहे थे वो, और लगातार मज़दूरों पर ये हमले चल रहे थे। इसी तरह कामरेड इंद्रजीत सिंह को, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए थे, मज़दूर बस्ती में रहते थे, वहीं पे उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि काफ़ी घनी बस्तियां थी उस समय मज़दूरों की, तो उनको ढूंढना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस 200-250 की संख्या में लेके, चूँकि उस समय जो GM थे सरीन थे यहाँ पर, और SDM कोई मेहरा थे उस समय, तो GM सरीन को घर के सामने धरना चल रहा था महिलाओं का, जिसमें कामरेड इंद्रजीत सिंह की जो पत्नी, मेरी मदर बसंत रानी संधू, वो भी उस आंदोलन में थी, लगातार नेतृत्व कर रही थी। तो वहाँ से उनको गिरफ्तार करके महिलाओं को जगदलपुर जेल लेके जाया गया। और 9 बजे के करीब यहाँ जो बैचलर हॉल का जो एरिया है, वहाँ पर 200-250 की संख्या में पुलिस वाले आके मज़दूरों को ये पूछने लगे कि कामरेड इंद्रजीत सिंह कहाँ है। तो वहाँ पे उसमें मज़दूर इकट्ठा हो गए थे, तो महिलाओं के साथ भी बदतमीजी वगैरह पुलिस वाले कर रहे थे। तो वहाँ मज़दूरों ने उसका विरोध किया, मगर उनको वहाँ पे जब मारने की कोशिश की तो मज़दूरों को जो इतने दिन से उन पर जो अत्याचार हो रहा था उसको लेकर उनमें काफ़ी नाराज़गी थी, तो उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी वहाँ पर लाठी डंडे से पुलिस वालों के साथ में वो भिड़ गए वहाँ पर, और उस लड़ाई में एक सिपाही की भी मृत्यु हुई। और उसके बाद करीब 2 बजे से
पुलिस वालों ने, चूँकि मज़दूर सब अब यहाँ पे जो 13 नंबर से जो माल लाया जाता था, तो बाज़ार के पास में जो आज भी उस यार्ड को 13 नंबर यार्ड बोलते हैं, वहाँ पर वो फ्लोटर का माल जमा होता था। तो वहाँ पे हिप जो बने हुए थे, उन हिपों में पूरे मज़दूर बैठे हुए थे। तो इनको बोला गया कि नहीं, आप लोग सब वो कर लो, हम किसी को मारेंगे नहीं। और ऐसा बोल के मज़दूर जो सिलेंडर करने के लिए तैयार थे, तो लगातार एक तरफ से झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाना शुरू किया गया और पूरे कैंप को जला दिया गया। और जो बच्चे हैं उनको यहाँ तक कि निर्दयता से उनको झोपड़ियों में फेंका गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, और जो मज़दूर दिखे उनको गोली मारी गई। तो उसमें 10 मज़दूर, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आज भी 10 मज़दूर ख़त्म हुए थे, मगर और भी ज़्यादा मज़दूर ख़त्म हुए हैं। कई मज़दूर भी यहाँ से लोग भाग खड़े हुए और यहाँ से काफ़ी विस्थापन हुआ उस समय। और कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जो है, वो जो साथी लोग थे उनको निकाल के अपने घरों में ले गए और उनको यहाँ से मालगाड़ी के माध्यम से विशाखापट्टनम भेज दिया गया। वहाँ पे भी सीबीआई पीछे उनके लगी हुई थी। तो वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 महीना वहाँ पे जेल में रहे। उसके बाद फिर जगदलपुर जेल लेके आ गए उनको, और यहाँ पे उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर था। हाँ, मध्य प्रदेश में उस समय। और एक बहुत भयानक परिस्थिति थी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ मज़दूरों के ऊपर उस समय। और उस एक मज़दूर पुलिस की हत्या के ऊपर 80 मज़दूर नेताओं के ऊपर 302 का मुकदमा चला। जेलों में 2-2 साल जेल काटा है उन्होंने। परंतु इतने मज़दूर मारे गए, इतने बेकसूर मज़दूरों का, लेडीज़ का रेप हुआ, कई बच्चों को आग में डाल दिया गया, उनकी हज़ारों लोगों की झोपड़ियाँ जला दी गई, और एक भी पुलिस वाले को, किसी को कल्प्रिट नहीं बनाया गया। ये बड़ी विडंबना थी। और केस 35 साल तक चलता रहा, और अंत में केस जो है मज़दूरों के पक्ष में आया, जिसमें कई मज़दूर नेता जिनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, उसमें कॉमरेड, मुख्य तौर पर कॉमरेड लक्ष्मण झाड़ी, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, कॉमरेड बारसादुल्ला राम, ये सब लोग 2-2 साल की जेल काटे इसमें। तो चूँकि ये बस्तर में कम्युनिस्ट पार्टी और AITC का एक संयुक्त प्रयास था कि मज़दूरों की छटनी रुके, परंतु सरकार उसको सख्ती से दबाने में कामयाब हुई। और अंत में फिर से जब यहाँ पर मैनुअल लोडिंग की बात आई, फिर मज़दूर नेता उसमें जब जेल से छूट के आने के बाद में कम से कम 1000 मज़दूरों को फिर से यहाँ पर काम मिला। फाइनोर में मज़दूर काम करते थे लोडिंग में, तो वही मज़दूर जो गोलीकांड में कई जो चले गए थे, जो रह गए थे, उनको फिर से यहाँ पे काम मिला। पाँच अप्रैल 1978 को किरंदुल की सुबह बेहद तनावपूर्ण थी। मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। कुछ लीडरों के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए थे, जिनमें प्रमुख SKMS के नेता इंद्रजीत सिंह थे। सुबह मजदूरों की बस्तियों में फोर्स भेजी गई। मजदूरों का आरोप है कि फोर्स के लोगों ने बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी की। इसके बाद मजदूरों की एक टुकड़ी ने फोर्स की इस हरकत से आक्रोशित होकर उन्हें मारा, जिसमें एक पुलिस जवान की मौत हो गई। फिर क्या, NMDC और स्थानीय प्रशासन को वो मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। फोर्स ने मजदूरों की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मजदूरों के परिवारजनों को पकड़ पकड़ कर आग में फेंकने लगे। बंदूक की गोलियों से कई मजदूरों की मौत हो गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जो दिखा उन्हें गोली मार दी गई और आग के हवाले कर दिया गया। सामूहिक बलात्कार भी हुए। अगर लोगों की माने तो गोली कांड इतना भयंकर था कि हफ्तों बाद भी किरंदुल के मलपा कैंप क्षेत्र में 5 से 6 साल के बच्चों की आधी जली खोपड़ियां मिली थी। पूरा किरंदुल उजड़ चुका था। 10,000 से अधिक मजदूर वापस अपने गांव पलायन कर चुके थे। हजारों परिवार जो इस दहशत के कारण आसपास के जंगलों में शरण ले चुके थे, वो अब किरंदुल छोड़कर भाग रहे थे। मजदूर नेता इंद्रजीत सिंह और उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया था। सभी आवाजों को कुचल दिया गया था। 80 मजदूर नेताओं पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और बैलाडीला में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मेरी ड्यूटी महिलाओं में लगाई गई थी, लेडीज के पास मेरी ड्यूटी थी। मैं सुबह से शाम तक रात को भी वहाँ रहती थी।
औरतों के बीच में। और हम एक संगठन बनाए थे महिलाओं के, मेरे साथ में और दूसरी लेडीज भी रहती थी, और हमारी बहनें बहुत सारी थी वहाँ पर घेर के बैठी हुई थी जीएम बंगला। 5 तारीख को मैं वहाँ से, बुधवार का दिन था, मैं बोली जरा मैं बच्चों को देख के आती हूँ। लेकिन इनकी प्लानिंग थी भाई ये पुलिस वालों की भी, इनको किसी तरह काबू में करना है। वहाँ पर तो हम कर नहीं पाएंगे, लेडीज खड़ी हो जाएंगी सब उठ के। तो जैसे मैं घर में आ रही थी, मेरे को रास्ते में रोक दिया गया। रोक के मैं बोली क्या बात है, क्यों रोक रहे हो आप गाड़ी में बैठो। मैं बोली गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मेरा घर पास में है, मैं चली जाऊंगी। नहीं आप गाड़ी में बैठो। मैं बात क्या है, गाड़ी में क्यों बिठा रहे हो आप? नहीं नहीं आपको घर छोड़ देंगे। मैं बोली मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। कहते हाँ हाँ भी मजबूत है, ऐसी बात नहीं थे। तो मेरे साथ बहुत धक्का मुक्का हुआ उनका। मैं बोली मेरे कसूर क्या है, पहले मेरे को ये बताओ, आपके पास लिखित में क्या है वो दिखाओ, फिर मैं बैठूंगी गाड़ी में। वो क्या दिखाएंगे? 2-4 लेडीज पुलिस थी, वो मेरे को हाथ लगा रही थी। मैं बोली तुम लोग पीछे हट जाओ, अभी मैं जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ में, मैं सीधे घर जाऊंगी। अपने बच्चों को देखना है, उसके बाद मैं सोचूंगी आप लोगों के साथ में जाऊँ कि ना जाऊँ। नहीं आपको घर लेके जाएंगे। इंस्पेक्टर वगैरह थे, उनके पुलिस वाले थे। अच्छा वहाँ पर अब 3-4 लेडीज मेरे को पकड़ी हुई। मैं बोली मेरे बच्चों को देखने दो, मेरे को एक दो कपड़े लेने दो, फिर आप ले जाओ मेरे को, मैं चलती हूँ। ऐसा ये मत सोचो। वो ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाए। मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता माँ हमारी कहाँ गई है। गाड़ी में बिठा के सीधे दंतेवाड़ा उनकी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गया। वहाँ से थाने वाने का उनका काम हुआ, सीधे जगदलपुर जेल। तो ऐसा हुआ, वहाँ वार्डन थी, एक वार्डन जेल की थी, उसने हमेशा मेरे को बोलना कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ख़त्म हो गए हैं। मैं बोली आप फालतू की बात मत करो, मेरे को सब मालूम है। ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन अब ऐसी बात हमारे साथ नहीं करना है। मजदूरों की छटनी की इस प्रयास में प्रबंधन सफल रहा। तत्कालीन जनता पार्टी की सकलेचा सरकार ने कहा बैलाडीला में कुछ नहीं हुआ, स्थिति सामान्य है। बैलाडीला की पहली प्रोजेक्ट डिपॉजिट नंबर 5 के लिए सोवियत रूस से मशीनें मंगाई गई। खेमका कंपनी को इसका टेंडर मिला। इधर मजदूर अपने बचे कुछ सामान को आग की राख के नीचे खोज रहे थे। कुछ मजदूर अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए फिर एनएमडीसी प्लांट में काम करने चले गए, ताकि सोवियत रूस से आई इन मशीनों को फिट किया जा सके। अब मजदूरों का काम साहब लोग थोड़ी ना करेंगे। 1978 में गोलीकांड था, उस टाइम में मैं करीब 17-18 साल का था। हमारा आंखों देखा हाल है। तो यहाँ मजदूर लोग बहुत थे उस टाइम, और 3-4 कंपनी थी, उनका काम में बहुत था। ट्रकों द्वारा माल ऊपर से लोड होता था, और लेवरों के द्वारा उस जो रेलगाड़ी डब्बे हैं उनके लेवरों के द्वारा भरा जाता था उनको। तो 13 नंबर भी काम चल रहा था। तो कि 13 नंबर में फिर लास्ट में बोले कि काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। 10 से 15 हज़ार के बीच उस टाइम में लेवर थी, छत्तीसगढ़ी लेवर थी, धमतरी जुर्ग के आसपास की। तो काम ख़त्म हो गया। तो लेबर बोले कि अगर हम लोग कहाँ जाएँ इतने दिन से, तो हम लोग यहीं मजदूरी कर रहे हैं। 8-10 रुपये मजदूरी था उस टाइम। तो वो बोले कि हम काम नहीं देंगे, दूसरी लेबर लाएंगे और मशीनरों के द्वारा काम होगा। तो इन्होंने यहाँ के जो लीडर लोग थे उन्होंने विरोध किया उसका, बोला कि नहीं हमारे लिए मजदूर कहाँ जाएंगे, मशीनों के द्वारा लोड होगा। तो इसलिए उनका हड़ताल चल रहा था। तो इसी बीच क्या है, मैनेजमेंट का और उनका लेबर मजदूरों का हड़तालबाजी, काम दो करके रोज़ जुलूस निकलते थे। अच्छा।
फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या है फिर वो लोग क्या है मजदूर लोग भी तोड़ फोड़ शुरू कर दिए थे। गाड़ी घोड़ा में पथराव में कोई अधिकारी के ऊपर एनडीसी अधिकारी को ऊपर करना, तो फिर उन्होंने यहाँ बहुत सी फोर्स आई बाहर से, तो उन्होंने नेता लोगों का गिरफ्तारी करने लगी। तो मजदूरों का कहना था कि हमारे नेता लोगों को गिरफ्तार मत करो, तो वे लोग काम मांग रहे थे, उनको पकड़ने उकड़ने गई तो और लोगों ने उन्होंने पुलिस वालों को फिर आक्रमण कर दिया। तो उसके बाद बाहरी फोर्स बुला के एसडीएम से ऑर्डर लेके उन्होंने गोली चालू की। आप क्या देखे? आप देखे थे? आप बोले मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि पुलिस वाले गोली चलाते हुए और सुअर जैसा लुढ़कते हुए मजदूरों को मार मार के लात से उनको बच्चों लोगों को उठा के आगे में फेंकना मैं अपनी आंखों से देखा। कितने मजदूर मरे होंगे? कितने बच्चे मरे होंगे? मजदूर तो अब आंकड़ा तो मैं सही नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 150-200 का आंकड़ा तो है। 150-200 आंकड़ा तो उस टाइम था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उस टाइम क्या है फिर गोली कांड होने के बाद क्या है पूरी झोपड़ियों में आग लगा हुआ है, पानी कनेक्शन काट दिए गए, लाइट काट दी गई। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ कर्फ्यू लग गया है, कोई अपने घरों से नहीं निकले, तो उन्होंने कर्फ्यू लागू कर दिया। और जो लाश थी जो आग लगा रहे थे उन्होंने उनको पुलिस वालों ने बाद में बुझाना शुरू किया। लाश वाश को यहाँ से 8-10 किलोमीटर एक 13 नंबर है और नाला चलता है, वहाँ ले जाके फेंक फाक के सबूत नष्ट कर दिए। गोलीकांड के 35 साल बाद न्यायालय ने फैसला मजदूरों के पक्ष में दिया, किंतु अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब नई पीढ़ी आ चुकी है जिन्हें गोलीकांड में शहीद उन मजदूरों का वह बलिदान अब याद है या नहीं ये नहीं पता।